साउथ कोरिया 1947, एक देश जो धूल और सपनों से खुद को दोबारा खड़ा कर रहा था। इसी बदलते दौर के बीच एक आदमी खड़ा था, ना धन ना विरासत, सिर्फ मेहनत और जुनून। उस आदमी का नाम था चुंग जू यूंग। उन्होंने कहा था, मैं पहाड़ी गांव के एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ था। काम की तलाश में मैं 7 बार घर से भागा और हर बार पिताजी मुझे वापस ले आए, लेकिन 8वीं बार मैं कभी वापस नहीं आया। मुझे एक सपना था जिसमें गरीबी के लिए जगह नहीं थी। चुंग जू यूंग का जन्म टोंगचोन में हुआ था, जो उस समय जापानीज एम्पायर का हिस्सा था, आज के नॉर्थ कोरिया का कांगवोन प्रोविंस। वो गरीबी में बड़े हुए और बचपन से टीचर बनना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी पढ़ाई चल सके। जब वो खेत में काम नहीं करते थे तो अपने दादा के चलाए हुए एक कन्फ्यूशियन स्कूल जाया करते थे। एक दिन लकड़ी बेचने के लिए शहर गए तो उनके अंदर बिजनेस के प्रति जज्बा जग गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने चोंगजिन, आज के नॉर्थ कोरिया में, नौकरी की तलाश में सफर शुरू किया। 15 मील पहाड़ी रास्तों से गुजारते हुए वो अपने दोस्त के साथ कोवोन शहर पहुंच गए, जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम मिला। बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुद का गुजारा करते थे। दो महीने बाद उनके पिता को उनका पता चल गया और उन्हें वापस ले जाया गया। पर इस छोटी सी यात्रा ने उनके अंदर एक अलग सा जज्बा पैदा कर दिया, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण के प्रति लगन। वापस आने के बाद भी उन्होंने फिर से भागने का प्लान बनाया, इस बार सियोल, तब के केजीओ के लिए। 1933 में उन्होंने 2 दोस्त के साथ फिर निकालने का फैसला किया। यात्रा कठिन थी, बीच में उनके साथ धोखा भी हुआ, पैसे लूट लिए गए, पर चुंग ने हिम्मत नहीं हारी। वापस घर आने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ खेत में 1 साल काम किया, पर उनके मन में सपना अब भी जिंदा था। एक दिन उन्होंने पिताजी की एक गाय बेच दी और 70 वोन का रेलवे टिकट खरीद लिया। सियोल पहुंचकर अकाउंटिंग स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन फिर पिताजी उन्हें वापस ले आए। कुछ महीने बाद 18 साल की उम्र में उन्होंने फिर एक बार घर छोड़ दिया, इस बार सच में अपनी पहचान बनाने के लिए। उनका पहला काम इंशियों के एक स्टार्ट सिरप फैक्ट्री में था, जहां उन्होंने मजदूर के रूप में काम किया। बाद में उन्हें बॉक्यूम राइस स्टोर में नौकरी मिली, जहां उन्होंने अपनी ईमानदारी और मैनेजमेंट के जरिए तरक्की की। (1937) में जब मालिक बीमार पड़ गए तो चुंग को दुकान संभालने का मौका मिला। 22 साल की उम्र में वो मालिक बन गया और दुकान का नाम रखा क्यूंगिल राइस स्टोर। कुछ सालों में बिजनेस बहुत बढ़ गया, पर 1939 में जापानीज रेशनिंग सिस्टम के बाद लोकल राइस बिजनेस बंद करना पड़ा। 1945 में जापान के हारने के बाद कोरिया आजाद हुआ। 1946 में चुंग जू यूंग ने अपनी सबसे बड़ी पहल की, ह्यूंडई और ह्यूंडई सिविल इंडस्ट्रीज की स्थापना। उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जीतकर
कोरिया के ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा किया। पावर प्लांट्स, हाईवेज, सीपियर्ड्स, डैम्स और ब्रिजेस बनाए। उनके भाई इंग्लिश बोलते थे और यूएस आर्मी इंजीनियर्स के साथ उनका रिश्ता था। इस कनेक्शन से उन्होंने कई बार अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स जीते। कोरियन भाषा में ह्यूंडई का मतलब होता है मॉडर्निटी। यही कंपनी का विजन था, एक मॉडर्न कोरिया बनाना। 1986 में जब ह्यूंडई ने अमेरिका में अपनी पहली कार एक्सेल लॉन्च की तो फॉर्च्यून मैगजीन ने उसे बेस्ट प्रोडक्ट #10 के रूप में लिस्ट किया। – 1988 में कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी से पहली बार एक कार बनाई, सोनाटा। 1990 तक उन्होंने 4 मिलियन कार्स बना ली थी और 1991 में उन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन और गियरबॉक्स डिजाइन किया। ये ह्यूंडई की टेक्निकल इंडिपेंडेंस के प्रतीक था। – 1998 के बाद ह्यूंडई ने अपनी ब्रांड इमेज बदलने की शुरुआत की। 1999 में चुंग जू यूंग ने अपने बेटे चुंग मोंग कू को लीडरशिप दी। कंपनी ने लॉन्ग टर्म R&D, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर फोकस किया और यूएस मार्केट में 10 ईयर पर 1 लाख मील वारंटी देकर ब्रांड ट्रस्ट जीता। 2021 तक ह्यूंडई का प्रॉफिट 187% तक बढ़ गया था और क्वार्टरली प्रॉफिट $1.16 बिलियन तक पहुंच गया। 6 मई 1996 को ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL बनी। 3 साल पहले डेइवो और बाद में फोर्ड, ओपल और होंडा भी इंडिया मार्केट में आ चुका था, लेकिन ह्यूंडई ने सबसे तेज पहचान बनाई। सितंबर 1998 को पहली कार सैंट्रो लॉन्च हुई, जो बहुत बड़ा हिट बनी। 2000 तक सैंट्रो भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। आज ह्यूंडई मोटर इंडिया देश का 2nd लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर है। तमिलनाडु के श्रीपरुम्बुदुर में कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं।
जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 6 लाख कार्स पर ईयर है। 2007 में Hyundai ने हैदराबाद में R&D सेंटर शुरू किया, जहां लगभग 450 इंजीनियर्स काम करते हैं। कोरिया के नामयांग R&D सेंटर से Hyundai मोटर इंडिया इंजीनियरिंग को टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। इंडिया में एंट्री के वक्त Hyundai को 2 बड़े चैलेंजेस थे, मारुति का स्ट्रॉन्ग मार्केट डोमिनेंस और भारतीय लोगों का ब्रांड लॉयल्टी पर भरोसा। Hyundai ने इंडियन मार्केट को समझने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी टेलर की। उन्होंने अफोर्डेबल मिनी कार सेगमेंट में एंट्री ली और अपने मेगा डीलर नेटवर्क के जरिए स्केल और प्रॉफिट मेंटेन किया। उन्होंने सैंट्रो को जनता की कार बनाया। स्टार मार्केटिंग और रीजियोनल कनेक्ट के जरिए गवर्नमेंट के सपोर्ट और टैक्स इंसेंटिव्स ने भी Hyundai की ग्रोथ को तेजी दी। Hyundai ने मार्केट में घुसने से पहले इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर पर गहरा रिसर्च किया, इसीलिए वो कंपटीशन के बावजूद सफल हुए। Hyundai ने नॉर्थ अमेरिका, चाइना, चेक रिपब्लिक, पाकिस्तान, इंडिया और टर्की में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए। और यूरोप, एशिया और पैसिफिक रीजन्स में R&D सेंटर्स एस्टेब्लिश किए। 2005 तक उनका ग्लोबल सेल्स फिगर 2.53 मिलियन यूनिट्स पर पहुंच गया। 2007 तक Hyundai ने 3.96 मिलियन व्हीकल्स बेचकर फिएट, क्राइसलर, प्यूगियट, निसान और होंडा को पीछे छोड़ दिया। $2007 के इंटर ब्रांड सर्वे में Hyundai का ब्रांड रैंक 72 था। वैल्यूएशन अराउंड $4.5 बिलियन। क्वालिटी के ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट के बाद Hyundai एक ग्लोबल ट्रस्ट सिंबल बन गया। 2008 में Hyundai ने अपने CSR प्रोग्राम्स के लिए एक कमिटी बनाई, हैप्पी मूव ग्लोबल यूथ वॉलंटियर्स प्रोग्राम। उनके सबसे पॉपुलर इनिशिएटिव्स में से एक है। इंडिया में Hyundai मोटर्स इंडिया फाउंडेशन HMIF ने 20 मिलियन रुपीस से ज्यादा का योगदान दिया है। तमिलनाडु में गो ग्रीन विलेज एडॉप्टेशन प्रोग्राम 2011 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था लोकल कम्युनिटीज के लाइफ इंप्रूव करना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। HMIF ने गवर्नमेंट स्कूल्स में 10 बोरवेल्स और 450 बेंचेस डोनेट किए। 2020 में Hyundai ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ फॉर टुमारो कैंपेन शुरू किया, जिसका मकसद था दुनिया भर के सोशल प्रॉब्लम्स का सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाना। 2022 में इसी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई। पिछले कुछ सालों में Hyundai कुछ कंट्रोवर्सीज में भी आई, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी और लेबर इश्यूज। मार्च 2025 में उनकी इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 पर एक केस हुआ, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि उसे डिजिटल की क्लोन करके सिर्फ 20 सेकंड्स में
चुराया जा सकता है। Hyundai ने कहा कि वो व्हीकल्स के सिक्योरिटी अपडेट्स पर काम कर रहे हैं। 2024 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने Hyundai पर चाइल्ड लेबर वायोलेशन का केस फाइल किया। कहा गया कि कुछ सप्लायर्स के प्लांट्स में 12 साल के बच्चे डेंजरस कंडीशंस में काम कर रहे थे। कंपनी ने तुरंत सप्लायर्स से संबंध तोड़ने और करेक्टिव स्टेप्स लेने का वादा किया। आज Hyundai सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक सोच का नाम है जो हमेशा एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को चैलेंज करती है। 1967 की अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित ऑटोमेकर्स में शामिल होने तक, Hyundai की कहानी है रिसाइलेंस, इनोवेशन और एम्बिशन की। हर कॉन्टिनेंट पर उसके प्लांट्स और R&D सेंटर्स हैं और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको Hyundai की ये कहानी पसंद आई हो तो सोचिए कि किस तरह एक किसान का बेटा दुनिया की कार दुनिया का नया चेहरा बन गया।